अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। ना इससे पहले कि मैं तारुफ़ कराऊं मौजू क्या है, लेकिन मैं पहले मेहमानों का इस दफ़ा तारुफ़ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अंजुम भुट्टर साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ आसिफ मजीद साहब हैं जो ज़रई माहिर हैं और सदर हैं व्याल ग्रुप के, और एक मिसाली काश्तकार हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं जहांज़ेब धराला साहब। इन्हें एक साथी काश्तकार दानिश्वर कहते हैं अपने उसमें शोबे में। तो हमारे साथ ये मौजूद होंगे। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि पंजाब एक अहम सूबा है सियासी और माशी लिहाज से भी, लेकिन उसमें सब के साथ साथ ज़राई हवाले से जो इसकी अहमियत है उस पर हम आज बात करेंगे। और इस वक्त ज़राअत में और जनूबी पंजाब जो उसका मरकज़ है ज़रई हवाले से जो उसकी अहमियत है उसका, और उसमें इस वक्त दो बड़े इशूज़ हैं। एक है टिड्डी दल जो इस वक्त एक बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है कि उससे निपटना कैसे है, और दूसरा ये कि कपास का ये इलाका इस वक्त जो कपास के काश्तकारों की तवज्जो शायद कहीं खो रहा है, क्यों? ये सारे सवाल हैं जो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अंजुम भुट्टर साहब से सबसे पहले कि जनाब टिड्डी दल आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, हुकूमत के लिए, काश्तकारों के लिए और हमारी मईशत के लिए बहुत अहम है। कैसे निपटने की आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं? शुक्रिया रिजवानी साहब। टिड्डी दल यकीनन पाकिस्तान के लिए और पंजाब की ज़राअत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये 2018 के जो इंडियन ओशन के अंदर एक सुनामी थी उसकी रिज़ल्ट्स में जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसमें जब लोग उम्रा पे और हज पे जाया करते थे तो वो कहते थे कि जी खाना काबा के इर्द गिर्द बहुत शदीद बारिश है और यूएई में फ्लड्स आए थे। उन्हीं अदवार में ये यमन और सऊदीया के दरमियान जो वसी और रीज़ रेगिस्तान है वहाँ पे इसने ग्रो करना शुरू किया था, और बिकॉज ऑफ द स्टेलमेट सिचुएशन आपके पता ही यमन और सऊदीया के अंदर है, उसकी वजह से ये अटेंशन में नहीं आया। और जब ये 4-5 पॉपुलेशन इसकी मल्टीप्लाई करके निकली टुवर्ड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईरान, फिर ये दुनिया को पता चला कि ये एक बहुत बड़ा मसला दोबारा दुनिया में आ गया है, इसको डील करना है। पंजाब प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है। जनवरी के अंदर जब ये बलूचिस्तान में आया था तो पंजाब ने उस वक्त से अलर्ट इशू किया था। हमने बलूचिस्तान से उसको वॉच करना शुरू किया। फिर जब वो सिंध में आया तो पंजाब के जो ज़राअत के मुतल्लिका लोग थे वो सिंध पहुँचे, इसको स्टडी किया। फिर हमने एफएओ के साथ बात करके सखर में अपने लोगों की ट्रेनिंग करवाई, नारा में। ये मैं जून की बात कर रहा हूँ। फिर हमें अंदाज़ा था कि इसका जो डिफाइंड एरिया है वो सिर्फ चूलिस्तान है, तो चूलिस्तान पे हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। तो चूलिस्तान में हमने जितने टोबे हैं वहाँ पे नंबरदार हैं, वाइल्ड लाइफ, लाइव स्टॉक, सीडीए, तमाम के लोगों को इकट्ठा करके उनकी मोबाइल इमेजिंग, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी सर्वेलेंस, और फिर जुलाई में ये ऑपरेशन शुरू हुआ जब अराइवल शुरू हुई फ्रॉम द इंडियन साइड, और नवंबर तक इसको चूलिस्तान के अंदर ही कंटेन किया गया। और उस दौरान जो 4 महीने में हमारी जो मेजर सपोर्ट थी वो पेस्टिसाइड सेक्टर की थी, वो ज़िम्मेदारों की थी, क्योंकि 27 ईयर्स के बाद एक फिनोमेना था। गवर्नमेंट के अपने भी वसाइल बहुत कम थे, पेस्ट को हम निकलने भी देना चाहते थे। हमने वहाँ पे कैंपिंग की हुई थी और पेस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई, और वो कामयाबी से हमने नवंबर तक उसको मेंटेन कर लिया। उसके बाद पंजाब का जो नेचुरल सीज़न है वो ऑफ हो गया। उसके बाद दिसंबर के आखिर में ये पेस्ट दोबारा राजस्थान से एक मैसिव स्वाम की सूरत में दोबारा आया, और पंजाब में उस वक्त लोगों को पता चला जब ये बहावलपुर में इसने लैंडिंग कर दी। और फिर हमने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से बात की, उसने कहा जी आपका टेम्परेचर गिर गया है, हमारा टेम्परेचर नहीं गिरा। तो हमारी जो लेट एगलिंग थी उसके साथ उसके जो जोड़ हैं वो आप माइग्रेट कर रहे हैं और दे विल माइग्रेट। हमने फिर उसके पीछे लगे, उसको कोशिश की। अब ये सारे एरिया से गुजरा, लोधरा, जालपुर, पीरवाला, उसके बाद आगे जतोई, अलीपुर, और वहाँ मूसा खेल बलूचिस्तान में चला गया।
लेकिन उसी ज़माने में जो आप दिसंबर और जनवरी को देखें तो पंजाब में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ठंड पड़ गई सही, और शदीद सर्दी हुई, मुल्तान भी ज़ीरो पे चला गया। तो उसकी वजह से ये पेस्ट जो है वो हवा जो कोयटा की हवाएं जिसे कहते हैं, उसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं कर सका और यहीं पे सेटल हुआ, जिसमें मैं उकाड़ा की बात करूँगा, मैसिव 10-11 हज़ार एकड़ में वो सेटल हो गया। फिर हमारे झंग के अंदर, झंग से नूरपुर थल जब ये मूसा खेल से क्रॉस किया उसने कोई सुलेमान रेंज को, तो ये डाइवर्ट करके इधर आया और फिर डीए खान और अफ़गानिस्तान तक चला गया। तो वो 2-3 चैलेंजेस थे हमने उस, लेकिन पंजाब में चूँकि थोड़ा कैलकुलेटेड मूव होती है, हमने अकॉर्डिंग टू द चैलेंज अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, मोबिलिटी, हमारे इक्विपमेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स कैलकुलेट करके पेस्ट की लाइफ के मुताबिक इंक्रीज़ किए और आज हम तकरीबन 20,000 एकड़ डेली की स्प्रेइंग कैपेसिटी पे हैं, डेली की। जुलाई में हम 200-300 एकड़ की कैपेसिटी पे थे। सही, हम आज भी हमने 200 बड़े इक्विपमेंट, जिसमें जीटोज हैं, जिसमें हमने यूएलबी स्प्रेयर्स हैं जो 300 एकड़ डेली कर सकती है जी, वो आज भी मुल्तान में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हम अब पंजाब में तो हमने इस बुनियाद के ऊपर मेंटेन किया। आज भी हमारे पास को 2,500 के करीब इक्विपमेंट है, 3,000 हमारा बंदा ट्रेन है। लेकिन इसके साथ हमने एक और प्रोडक्टिव अप्रोच आप की है, वो ये है कि हमने तमाम जो विलेजेस हैं उनमें विलेज कमेटीज़ बना दी। हमने ज़िम्मेदारों को कहा है कि अपनी स्प्रे मशीन्स वॉलंटियर करें। सही, रजिस्टर कर लिए 18,000 पावर नैपसैक स्प्रेयर्स। सही, और 600 के करीब हमारे पास बागों की बड़ी जो जटाऊ हैं वो भी आ गई हैं। लोगों ने कहा कि हम आपको देंगे, अगर आपके पास जो अटैक है वो बहुत बड़ा होता है तो हम उसके साथ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ भी निपटेंगे। तो मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि ये आफत ज़रूर है, हम इसके साथ पिछले 1.5 साल से निपट रहे हैं। दिसंबर में ये कहा जा रहा था कि पंजाब में गंदम नहीं होगी, हमने दिन और रात जी इसको कंट्रोल इसलिए कर लिया कि हमने गंदम को बचाना था। 1 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम पैदा हो गई पंजाब में पिछले 1 साल में, 18.3 और 19.4 इस साल जी। चना ज़्यादा हो गया, हमारी सारी क्रॉप्स डबल हो गई, बढ़ गई। अब हम जब माइग्रेशन दोबारा डीआई खान से और उधर से आई, क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान से, उसने फिर ख़ास तौर पर मुल्तान डिवीज़न को स्ट्रेस किया। तो उसके लिए आज इक्विपमेंट हमने मुल्तान डिवीज़न के लिए मज़ीद ऐड कर दिया है, क्योंकि मुल्तान डिवीज़न वाज नॉट नेवर फोकस। हम भावलपुर डीजी खान के ऊपर फोकस था क्योंकि वो बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ था, ये बॉर्डर इंडिया के साथ था। तो रेस्ट श्योर सर, हम विद द सपोर्ट ऑफ अलमाइटी अल्लाह और काश्तकारों के साथ बिल्कुल इसके साथ निपटेंगे और बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेहरबानी रखे। अच्छा, ये सवाल है कि अब तक आपकी कैपेसिटी आपने बताई कि निपटने के लिए आप तैयार हैं, कितने % आपको इसमें कामयाबी की आप तवक्को कर रहे हैं, या ये इम्पॉसिबल है 100% उसको, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आपने अपनी बात में प्राइवेट सेक्टर की बात की कि उसकी सपोर्ट रही, तो आसिम मजीद साहब, आप लोगों ने महकमा ज़राअत के साथ जो सपोर्ट आपने किया और जो कैपेसिटी भी बता रहे हैं पेस्टिसाइड के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से, क्या आपका जो सपोर्ट था प्राइवेट सेक्टर का, कितनी एक्सटेंड आप और कर सकते हैं, जो गुंजाइश मौजूद है आपके एंड पे? रिजवान साहब शुक्रिया आपका। उस वक्त ज़रूरत थी, जब शुरू में जब आया है ना, तो कोई तैयारी नहीं थी, किसी की भी पता नहीं था ना। बड़े सालों बाद आया था, डिपार्टमेंट होता था कराची में लोकस्ट का, वो मतलब एक कि बंदे रिटायर हो गए, उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद रिक्रूटमेंट हुई नहीं। उस वक्त ज़रूरत थी, हमने सपोर्ट किया उस वक्त। अब माशाल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना, जिस तरह कह रहे हैं नई मशीनें आ गई, प्रोडक्ट 3 लाख लीटर उन्होंने ले लिया, चाइना ने भी दिया, खुद भी इन्होंने परचेज कर लिया। अब इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, जब उस वक्त ज़रूरत थी तो हमने सपोर्ट किया। पेस्टिसाइड की अरेंजमेंट में भी, स्प्रे मशीन भी, जो भी चीज़ें थी ज़रूरत हमने उस वक्त थी शुरू में। ये हम पिछले साल 18 की बात कर रहे हैं या 19 में शुरू में। अब जो है ना, मतलब ज़रूरत अब जो इनकी अब मतलब है कि वो आ गया एनडीएम में, फिर उसके बाद दोबारा एक लोकस का इन्होंने फौजी डिपार्टमेंट बना दिया, फिर डिपार्टमेंट की अपनी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। पंजाब, मैं वैसे भी कहता हूँ कि पंजाब मतलब है कि एग्रीकल्चर में लीड करता है, लेकिन दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। सही, मतलब कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात कर लें, उसकी वजह से बजट की कंस्ट्रेंट बात कर लें। अदरवाइज़ ये है कि अब मैं तो फिर भी कहूँगा कि 2 स्वाम, एक बाहर से आना है, एक लोकल होना है। इन दोनों की मैनेजमेंट मुश्किल तरीन काम होगा।
जितना मर्जी कर लेंगे एरिया में, जो मुल्तान में या डीजी खान में या बाबलपुर जो कल्टिवेटेड लैंड है वहाँ मुश्किल होगा मैनेज करना इतना ज़्यादा, क्योंकि एरिया होगा, आबादी भी है, चीज़ें भी हैं, उसकी मुश्किल होगी। हम तो ये है कि मैक्सिमम एफर्ट्स हमारी होनी चाहिए कि हम मतलब थाल में कर लें, या हम मतलब एक जिस तरह काड़ा का डेजर्ट कहते हैं थोड़ा सा है जो जंगलात है वहाँ पर कर लें, या चोलस्तान में कर लें। ये 3 पॉकेट्स की मैनेजमेंट होनी चाहिए। उसके लिए मतलब एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, देखिए ना फार्मर जो है ना जी, थोड़ी बहुत फार्मर पहले भी कोई बहुत ज़्यादा फिनंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं है। मैनेज इसलिए नहीं है कि उसके बाद फिनंशियल कंस्ट्रेंट रहती है हमेशा, मतलब फार्मर इसलिए बेचारा वो उसकी जो होती है ना एक्टिविटी है पैसेड होती हैं कि सिर्फ अदरवाइज जिस तरह उसको पता है मे बी मतलब एक डीजी साहब को ना पता हो, हमें भी ना पता हो, क्योंकि उसके रियल प्रॉब्लम है उसको लेकिन फिनंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम नहीं कर सकते, उसकी सपोर्ट नहीं ले सकनी जितनी मैं आज भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट खुद मतलब माशाल्लाह सफिशिएंट हो गई है, इक्विपमेंट आ गए हैं, एड मिली है चाइना से भी, यूके से भी। अब जो आप बात कर रहे हैं मैं यूके से आई है, आपने मुल्तान खुद परचेज किया, अच्छा अपना किया इन्होंने, बाकी भी आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप आती हैं तो इनको अब ज़रूरत होगी, मतलब है कि मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट के बंदे हैं, ये मतलब है कि हम बॉर्डर पे रोक के तो करेंगे तो मैनेज होगा। अदरवाइज एरिया में जिस तरह आता है मतलब आएगा तो बाग में भगाएंगे, स्प्रे करेंगे, कुछ होगा। अब मतलब है कि उसकी हाइट है, बाग की आपकी हाइट कितनी होती है जी? मैक्सिमम पहले तो 60-70 फुट होती थी, लेकिन अब हम उसको 25-30 अब हाइट तक उसको लेके जाना मतलब है कि भी कहाँ बैठता है कैसी है, उसकी तो फ्लाइट बड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एरिया में आके मुश्किल होगा मैनेज करना, तो जितना होगा कोशिश वहाँ पर हम करेंगे, उसके लिए एफर्ट जितनी ज़्यादा कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन एक एक्टिविटी अब बेहतर है, मैं समझता हूँ अब बेहतर है, लेकिन कह रहे हैं कि स्वाम उससे बहुत बड़ा होगा। अगर वो बड़ा होता है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो फिर उसकी मैनेजमेंट मुश्किल होगी। उसके लिए अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। पहले जिस तरह गुजर गया है, मैं कहता हूँ अभी तो लॉसेस बहुत कम है, नॉमिनल है। लोगों ने आपके जो खदशात हैं और जो फार्मर्स इसको थ्रेट समझ रहे हैं या फील कर रहे हैं कि उन्हें एक प्रॉब्लम आ सकता है, उस पर हम जहांज़ेब धराड़ा साहब से बात करेंगे। लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और धराड़ा साहब से बात करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पंजाब में टिड्डी दल और साथ ही कपास इस वक्त हो क्या रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं जहांज़ेब धराड़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनके जो खौफ पैदा हुआ है पिछले साल से और अब फिर आप समझते हैं कंफर्टेबल हैं अब तक के जो इक़दामात हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कैसे आप में एतमाद आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भुट्टो साहब जिन कोशिशों का जिक्र कर रहे थे, ये यकीनी हकीकत बात है, मैं इसका ख़ुद भी गवाह हूँ कि लोकस्ट के साथ इन्होंने किस तरह से लड़ाई अपनी जारी रखी हुई है। बात यह सर कि शुरू में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इग्नाइट हुआ है, तो इसको शुरू में एक मजाक के अंदाज में लिया गया है। इस आफत को आफत किसने समझा नहीं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं सूबे का नाम नहीं लूँगा कि फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है। एक सूबे के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो हैं वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि ये हलाल है, इसको खाएं, इंजॉय करें, इसको फ्राई करें, इसकी डिशेस बनाएं। आप बताइए कि क्या किसी सूबे के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को, पंजाब नहीं है ये कोई और सूबा है, तो उसके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को ये बात करनी चाहिए इस तरह से? इससे ज़िम्मेदार को ये एहसास हुआ कि हमारे प्रॉब्लम की तो इनकी नज़र में अहमियत ही कोई नहीं, और ये लोग उसको मजाक में ले रहे हैं। पंजाब में जब ये प्रॉब्लम आया है, यकीनन पंजाब हुकूमत ने बहुत इफ़ेक्टिवली इसका मुकाबला किया है। पूरी तरीके से पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने दवाइयाँ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने लड़ाई पूरी लड़ी है। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी सूरत हाल है, वो कुछ इनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि ये टिड्डी दल जो है ना वो जोग्राफियाई बॉर्डर्स को नहीं देखता। अब नाम लेने में कोई गुनाह नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मुश्तरका प्रॉब्लम है। दोनों की ज़राअत जो है वो इस एक ख़त के उस तरफ और इस तरफ है। मैं इस ख़त के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, या इसमें खुदा न खास्ता कोई नहीं, लेकिन तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो हमारा पंजाब का एग्रीकल्चर है डिपार्टमेंट है, इसको इंडियन पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके साथ कम से कम इस आफत का मुकाबला करने के लिए इनको फ्री हैंड दिया जाए।
क्योंकि जब तक ये दोनों तरफ बॉर्डर के कंट्रोल नहीं होगा तो उधर की हैचिंग इधर नुकसान करेगी, इधर की हैचिंग उधर नुकसान करेगी और आफत हर रोज़ मल्टीप्लाई होगी। हम इस वक्त इंडिया के साथ एक सियासी एक चपकलिश के जगह पे खड़े हैं जहां हमारे तकरीबन सारे राब्ते भी आप देख रहे हैं और इवन के आधे से ज़्यादा तो अब अमला जो सफारतकारी जीरो कॉन्टैक्ट है, ऑलमोस्ट जीरो कॉन्टैक्ट। इस जीरो कॉन्टैक्ट में भी हमें नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ होगा। इस आफत को समझें। आप ये भी ज़हन में रखें कि इन दो मुल्कों में पूरी दुनिया में से 1.5 अरब आबादी इन दो मुल्कों में रहती है, 7 अरब में से। इस मुसीबत को, इस आफत को अगर इस जगह पर सीरियसली ना लिया गया और जैसे हमारा पंजाब का डिपार्टमेंट लड़ रहा है इसी तरह से जॉइंट एफर्ट्स ना की गई तो ये प्रॉब्लम ज़िम्मेदार को ये खौफ है कि हमारी क्रॉप्स को डैमेज करेगा। आप ये देखिए कि इसी ईद उल फित्र को लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, मेरे समेत मैं खुद भी, हम अपने बाग में टीन, पीपे, धमाके, पटाखे और पता नहीं क्या क्या, ये लोग नमाज ईद पढ़ रहे थे, हम अपने बाग में टिड्डी दल को उड़ा रहे थे। तो यकीनन ये तो फिर स्टोन एज वाली बात होगी ना कि अगर पीपे खड़का के हमने अगर टिड्डी दल को भगाया, उससे आपको फ़ायदा हुआ? सर ये सिर्फ अपने दिल की तसल्ली है, कोई फायदे वाली बात नहीं। मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता कि टिड्डी दल पटाखों से जाती है, ये नहीं। उसका एक फ्लाइंग शेड्यूल होता है दिन में और उसका एक लैंडिंग टाइम है, उसमें उसने लैंड करना है तो फिर उसने कहीं नहीं जाना। तो ये बात केमिकल से ही कंट्रोल होगी। एफर्ट ये अच्छी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक और भी आपको अर्ज करूँ कि पाकिस्तान में लोकस पेन के पास स्पेशलिस्ट भी नहीं है। जहाँ तक मेरा इल्म है शायद पाकिस्तान पूरे में एक डॉक्टर इशफाक साहब हैं जो पीएचडी इन लोकस्ट हैं, बाकी कोई इनके पास लोकस्ट पे पीएचडी बंदा भी कोई नहीं है। इनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी अपने ऑफिसर्स की शक्ल में, अपने ट्रेंड स्टाफ की शक्ल में। इनको उस स्ट्रेंथ पर भी भुट्टर साहब को तवज्जो देनी चाहिए। मशीनरी मंगवाई, दवाई ली, वेलकम, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन उसके पीछे इनको उस मशीन को इस्तेमाल करने वालों की इस्तेदाद भी बढ़ानी चाहिए होगी। भुट्टर साहब, आप की तरफ उन्होंने गेंद डाल दी है आपके कोर्ट में कि आप इसका रिस्पॉन्ड करें, कि आप समझते हैं कि एक्सपर्टीज़ की टिड्डी दल के हवाले से वाकई आपको उसकी कमी का सामना है, या आप समझते हैं कि नहीं, आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं और आपकी पूरी स्ट्रेंथ है? ह्यूमन रिसोर्स की आपने बात की और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की, लेकिन द एक्सपर्टीज़, जैसे आसिम मजीद साहब ने कहा कि एक इदारा था जो फेडरल गवर्नमेंट इसको देखती थी कराची में, वो आज से कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था और आज ये फिर मुसीबत आई हुई है, आफत आई हुई है। आप समझते हैं कि जो पॉइंट धराला साहब ने उठाया है ये रियलिस्टिक बात है और वाकई इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाकई कमी है या नहीं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जी ये 27 ईयर्स के बाद अगर फिनोमेना आया है जी, तो उस वक्त हमारे पास जो स्पेशलिस्ट लोग हैं या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा फाइन ट्यून होती है डिफरेंट इकोलॉजीज़ के अंदर। हम एक डिफरेंट इकोलॉजीज़ के अंदर काम करते हैं, हमारा टेम्परेचर रिजीम फ़र्क है। इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान स्टेज 2 हम उसे कहते हैं, इसकी एक मंजूरी दी जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर बना है जिसको फेडरल मिनिस्टर हेड करते हैं, जिसमें दी हाईएस्ट जो पोजीशंस हैं सूबों में वो उसके मेंबर्स हैं, और इंजीनियरिंग इन चीफ उसके को चेयरमैन हैं आर्मी के। तमाम वो अदारे जो पाकिस्तान में इस मुहिम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो उसके साथ हैं। इस स्टेज 2 के जो सिस्टम है इसमें R&D एक स्पेशल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं उनको कंट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है। बायो फर्टिलाइज़र पे बात की गई है, ग्रोथ रेगुलेटर्स पे बात की गई है, और ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीक़ाकार की बात की गई है जिससे केमिकल फेंकने की बजाय लोकस्ट को नेचुरली कंट्रोल किया जा सके। सही, इसके ऊपर भी बात हो रही है। हाँ, पंजाब 85% क्रॉप एरिया है जी। पंजाब की हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में और बाकी जगह के ऊपर ये गुजारिश रही है कि लोकस्ट को क्रॉप एरिया से बढ़ने से पहले मैनेज किया जाए। बिल्कुल। अगर वो पंजाब की फसलों के अंदर आ जाती है तो वो तो फिर दू बदू की जंग है ना। सही, उसमें हम को नुकसान करेंगे, वो कुछ हमारा नुकसान करेगी। बिल्कुल। तो दैट इज़ वाई हम 43% ऑफ पाकिस्तान जो इसको बलूचिस्तान कहते हैं जी, उसके ऊपर इतना ज़ोर देते हैं जितना हम पंजाब की लोकस मैनेजमेंट पे नहीं देते। बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि कंट्रोल करें इसको बलूचिस्तान के अंदर, चूलस्तान में कंट्रोल करें, और हम पंजाब में ये ज़रूर कहते हैं
कि हम अगर लोकस्ट आई थी तो उसमें बॉटम लाइन डिपार्टमेंट की ये थी कि अगर आ गई है तो ये उड़ेगी नहीं। सही। तो अगर हम दिन रात काम करते रहे हैं तो हमने इसको उड़ने नहीं दिया। बाहर से उड़ के अगर पंजाब में से गुजर गई है तो वो अलग बात। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अब तो आपने सेंट्रलाइज हमने कर लिया, हमने सेंटर की सतह पे एक सेंटर भी एक और डेवलप कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान की कैपेसिटी है इतनी कि वो इतने बड़े रकबे पर इन सब चीज़ों को आपकी फेडरल गवर्नमेंट की या दूसरे सूबों की भी सपोर्ट के साथ इसको मैनेज कर सके। अप्रोच एरियाज़, वो ख़ास पर उसकी जो जगह पर जहाँ पर वो डेरा डालती है और एग्लिंग करती हैं, तो वहाँ आप अप्रोच आप समझते हैं कि उसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट कैपेबल है विद द सपोर्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? देखा जी, इस वक्त हमने फरवरी से इमीडिएटली एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप भी हम कह सकते हैं, कि डीजी खान राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर्स एंड रेंजर खान और उनके सामने जो मूसा खेल, रखनी, बार खान और डेरा बुकटी अप टू कश्मोर, ताकि दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो डेली हॉटलाइन के ऊपर अपनी अपनी प्रोग्रेस शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि बॉर्डर की उस साइड पेस्ट की क्या पोजीशन है। सही। दूसरी, हमारा जो ट्राइबल एरिया जिसे हम अब कोच सुलेमान तहसील बन गई है, हमने उसको स्पेसिफिकली लाइन लाइन रखा हुआ है। उसकी सारे एरियाज, चाहे फाजला कच्छ है, चाहे तुमन एरियाज़ हैं, चाहे चोटी जेरी, चोटी बाला और अप टू रुझान, हमने अपने एरिया को स्वीप किया है, साफ़ किया है। हमने 25 दिन रुझान में दिन रात इसलिए लगाए थे कि हम वो 20,000 एकड़्स को हर सूरत में वो दैट वाज द फरारी एरिया एंड नो गो एरिया। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि उस पूरे एरिया में मेरे ऑफिसर्स रात को कैंपिंग करते रहे हैं, सही, ताकि अर्ली इन द मॉर्निंग हम इसके ऊपर अटैक कर सकें। बिल्कुल सही। और हमें सपोर्ट रही है। इस तरह पहली तरफ भी है, 9 जहाज़ फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। सदर्न कमांड जो फौज है वो वहाँ पे मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है उन्होंने। सही। और लेकिन इसके बावजूद अभी मूसा खेल से या रखनी से या अभी ज़ियारत से कुछ ना कुछ फ्लाइंग जब चुलिस्तान की तरफ होती है तो हमारे भी मुजफ्फरगढ़ से या अलीपुर से कुछ ना कुछ गुजरते हैं, उसके जो छोटे ग्रुप्स हैं, परेशानी होती है। वी आर इन टच और इंशाल्लाह उनके साथ हमारी कोशिश है कि हम उनको मैक्सिमम फंडिंग भी लेके दें ताकि वो वहाँ पे उनको मैनेज करें। यकीनन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए भी एक चुलिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं इस बारे में थोड़ा सा भुट्टो साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमें बलूचिस्तान पर जब ये बात हम करते हैं तो हमें बलूचिस्तान के पिछले 20 साल के उनके हालात जो हैं उनको भी सामने रखना पड़ेगा। एक तलख हकीकत है, बलूचिस्तान पिछले 15-20 साल पूरे का पूरा डोगो एरिया रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी इस किस्म की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्रोजन है। हमें इस वक्त बलूचिस्तान के इन इलाकों को जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, टू सम एक्सटेंट हमें अपना एक ज़ख्मी हिस्सा समझकर उस पर सबको फंड देना चाहिए, स्पेशल फंडिंग जानी चाहिए और बाकी सूबों से एक्सपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ शिफ्ट कर दें आर्जी तौर पे। और अगर वहाँ पे आप कुछ करेंगे तो यहाँ बच सकेंगे, तो यहाँ बच सकेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। इस पर बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक लेना है, वापस आते हैं और फिर आसिफ मजीद साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की ज़राअत के लिए जो एक थ्रेट है टिड्डी दल, उसके हवाले से जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं उस पर नाज़रीन हम बात कर रहे हैं और आसिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ साहब, जो इंटर प्रोविंशियल, जैसे भुट्टो साहब बात कर रहे थे, हमारे दरमियान जो सूबों के दरमियान जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर है वो भी चारों सूबों का इन्वॉल्व है, या आप अपने तौर पे समझते हैं कि जो पंजाब में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साउथ पंजाब में आप कर रहे हैं, या हर सूबे में कुछ लोग कर रहे हैं, या आप किसी एक जगह पर आप भी इस सतह पर हैं कि आप कोई सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट? देखिए, ये जो है ना जो लोकस्ट है, ये तो खैर जिस तरह अफ्रीका भी, गल्फ भी, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, ये पूरी मतलब जो आज से नहीं
60 साल से चल रहा है सिलसिला इसका। FAO करता है मॉनिटरिंग और उसकी मतलब है कि भी कहाँ पर सर्विलेंस भी और बाकी चीज़ें भी। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें, जब तक ये राजस्थान, चोलिस्तान और कोस्टल एरिया और प्लस थर, ये चीज़ें ना, थर, चोलिस्तान और राजस्थान, ये और प्लस कोस्टल एरिया, देखें ना, ये होना है 80%, 80 का 90 का, मतलब मैं 100% कहता हूँ कि यही एक एरिया है कि बाहर से आएगा तो कोस्टल एरिया से आएगा, वहाँ पर एग्रिंग होती है, वहाँ से आगे चलता है, उधर से वो आता है बलूचिस्तान से, फिर इधर से मतलब है कि हम राजस्थान और चोलिस्तान, थर और ये सारा मिला हुआ है अपना सारा इधर ही है। जब तक ये चीज़ें नहीं होती ना, ये हमारे देखें ना, अब चोलिस्तान छोटा है, पंजाब में तो फिर भी मैं कहता हूँ ये मैनेज कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, रिसोर्सेज भी बड़े हैं इनके पास, मतलब है कि मैन पावर भी बहुत अच्छी है। चोलिस्तान का जो मतलब अपना है, अपना थर का एरिया, वहाँ बड़ी बुरी हालत है। उसके बाद बलूचिस्तान साइड वर्स्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, एरिया बहुत बड़ा है। ये लोकल्स ने नहीं देखना एग्रीकल्चर लैंड को, तो नहीं, कल्टिवेटेड लैंड तो उनकी मतलब कैपेसिटी जो है ही नहीं, बाकी को और कर नहीं सकता। फेडरल डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो है, कुछ है ही नहीं अभी तक बिल्कुल। उनको मसला उसकी मैनेजमेंट पंजाब ने तो करनी नहीं है, ना बलूचिस्तान की ना सिंध की। अब आपस में सिंध की और जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की आपस में हर सुबह शाम लगी रहती है, इस स्टडी दल के ऊपर गेम चलती रहती है। उसका भी एक बड़ा नुकसान है, वो कहते हैं कुछ नहीं कर रहा, फेडरल नहीं कर रहा, वो कहता है जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, एक उस अंडरस्टैंड। अब ये एक अकेले पंजाब का बस का रोग नहीं है, खासकर जनूबी पंजाब जो है ना, सबसे बड़ा थ्रेट जनूबी पंजाब में है, बाकी इतना बड़ा मसला नहीं है। जनूबी पंजाब मतलब कॉटन भी यहाँ पर है, वीट भी यहाँ पर है। नवंबर में वीट का नुकसान होना है तो वीट को मतलब निकलते ही इसको खा जाना है। कॉटन भी नुकसान जो हुआ थोड़ा बहुत, वो छोटी छोटी कॉटन थी, वो उसी वक्त डैमेज कर, अब आएगी ना, अगर आती है अगस्त में तो फिर डैमेज इतना बड़ा नहीं कर सकेगी। खराब मैच्योर होगी, पत्ते दो में खाएगी, लोग भगा देंगे या मार देंगे, वो एक हो जाना है मैनेज। शुरू वाली मतलब ये हमारा अगला जुलाई अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त ये खतरनाक है, या फिर नवंबर में जिस तरह ये कह रहे हैं कि नवंबर में आएगा, वो उस वक्त सोइंग होती है, कॉटन गंदम निकल रही होती है, उस वक्त वहाँ पर कर देना है खराबी। तो ये हमारे पंजाब के अकेले का नहीं है, हमने जब तक ये सेंट्रलाइज नहीं होगा ये हो नहीं सकता। बाकी आर्मी मतलब वहाँ सपोर्ट दे सकती है, लेकिन बंदे कौन करेंगे? अब पंजाब से तो जाना है, पंजाब का अपना सिस्टम बड़ा एग्रीकल्चर है, पीक कॉटन का है, मतलब एक कॉटन की इस वक्त मतलब जनूबी पंजाब में मसला है, जनूबी पंजाब की टीम ऑलरेडी कॉटन में भी इन्वॉल्व है, इधर करेंगे या उधर जाएंगे, क्या क्या काम करें, आखिर लिमिटेशन तो है ना ऑलरेडी। तो मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल काम है ये, जब तक या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करें। मैं फिर कहता हूँ कि एग मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है, सही, एग मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है कि उसके लिए पता नहीं अब FAO का कोई इनका सिस्टम है कि नहीं है कि एग कहाँ पर हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, वहाँ पर मतलब है कि मैंने कर दिया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इतनी कैपेसिटी हमारी है कि हम इसको मैनेज कर सके चोलिस्तान में या थर में या कोस्टल एरिया के बाद अब बलूचिस्तान में। और मतलब इंडिया बड़ी एक्टिविटी कर रहा है, राजस्थान में नुकसान उसने ठीक ठाक किया है, दोबारा आएगा भी, इसी मैनेज कर भी देंगे 80%, 20% नहीं, इतना गंद कर देना है कि वो फिर मैनेज ही होना। बहरहाल अभी रिस्क बहुत बड़ा है, हमें इससे 4 गुना अपनी एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो होगा। पंजाब मतलब कि भगा देगा, मैनेज कर लेगा, लॉसेस कम कर लेगा, लेकिन हम टिड्डी दल को कंट्रोल जो है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी हमारी अभी कैपेसिटी है कि हम अगर खुदा न खास्ता आता है तो। अच्छा, आप मुसलसल थ्रेट का और ख़तरा समझ रहे हैं और अब भी इसको मल्टीप्लिकेशन आप कहते हैं कि हो सकता है, आप एज अ फार्मर भी आप समझें कि हम आपके खौफ गया नहीं है जो पिछले साल से शुरू हुआ है। तो अंजुम साहब, जो ये थ्रेट लेवल समझ रहे हैं, आसिफ साहब या धराला साहब समझ रहे हैं, क्या आपको इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन है उस अंदाज़ में जो एक्सपर्टीज़ हैं, ये जितने बड़ा ह्यूमन रिसोर्स उस बड़े रकबे में चाहिए, बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे में चाहिए उसके, लेकिन उसका नुकसान बहरहाल पंजाब को उतना ही बड़ा हो सकता है। तो ये जो मौजूद है ये खौफ और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, इसको कैसे आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप क्योंकि इस सारी हाई लेवल उसमें प्लानिंग में शामिल हैं, आप समझते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे सीरियस लेवल पर इसी जगह पर? आप इस वक्त आपका जंग चल रही है इससे, कोरोना के साथ साथ हुकूमत की और अब ख़ास पर टिड्डी दल से, आप ये जंग जीतने की पोजीशन में आप हैं या आप समझते उसको काफ़ी पीछे डाल देंगे? देखिए जी, नीयत की बात होती है। आज सिचुएशन बहुत फ़र्क है। हम चूँकि पिछले साल जनवरी से तकरीबन 1.5 साल का पीरियड हो गया है जी इस फिनोमेना को देखते हुए, और हमारा जो काश्तकार है उसने मुल्तान डिवीजन में तो इसका एक ही हल्ला देखा है,
जो ईद के हफ्ते में मुल्तान से गुजरा है, लेकिन वी हैव स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स। हम तकरीबन पिछले 6 महीने से इसके साथ रह रहे हैं एक्टिवली। आज कोऑर्डिनेशन की सूरत हाल इसलिए बेहतर है कि आज कोई थर्ड पार्टी भी इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में है। सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, अभी केपी के में बात करूंगा कि जब उसने अटक डिस्ट्रिक्ट में जाके लैंडिंग की जंड और दरिया सिंध के बेड के ऊपर, तो उससे 3 महीने पहले हम उन्हें अलर्ट इशू कर रहे थे कि अगर ये फिनोमेना बावल बखर और नूरपुर थल में इतनी मैसिव स्प्रेइंग डिमांड कर रहा है, आप भी स्वीपिंग करें। सही। लेकिन देयर वाज नो पेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। लेकिन जब पता चला कि वो करक कोस्तान से आगे निकल गया और स्वाबी से उसने इधर आके लैंडिंग कर दी है, और आज चकवाल और अटक में भी ये फिनोमेना, और मंडी बहाउद्दीन के ऊपर से वो चक्कर शक्कर लगा के चला गया है, हमें बता के कि वहाँ से भी जगह ठीक है। तो उससे फिर जो जिसे कहते हैं हमारी पेशावर की जो केपीके की डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको स्पेसिफिकली ये कहा गया कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करें। और माशाल्लाह इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप जितने कुलाची से वज़ीरिस्तान और ऊपर मकीन और अफगानिस्तान तक जितने एरियाज हैं, सारे स्वीपिंग बड़ी मैसिव तरीके से हो रही है, और केपी के भी कुछ एरियाज के अंदर। लेकिन ये मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी जो हमारा जो कि ये जो पेस्ट है, पेस्ट के अंदर ये खूबी है कि ये सीज़न में माइग्रेट करता है। सही। जब इसका एक सीज़न यहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरे सीज़न में जाता है। और पंजाब एक लिहाज से या पाकिस्तान को थोड़ा उसे बदकिस्मती है कि यहाँ पे दोनों सीज़न है। सही। यहाँ पे समर सीज़न भी है और यहीं पे स्प्रिंग सीज़न है। सही। एक जगह से माइग्रेट करके ये चूलिस्तान का जो समर सीज़न गुजार के फिर स्प्रिंग में जाएगा, फिर ऊपर से गुजरेगा इस एरिए से, और इंडिया भी समर सीज़न में आता है। तो हमारा जो स्प्रिंग सीज़न का एरिया है वहाँ पे चूँकि ठंड थी, और अभी तक आपने देखा होगा कि अपर जो बलोचिस्तान है, जो उनके बर्फ़ वाले इलाके हैं, वहाँ से नीचे की तरफ माइग्रेशन हो रही है। और लेकिन बड़ा चैलेंज नॉर्दर्न हमारा ईस्टर्न साइड से है। सही। और अगर वो हमारे हमसाया इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर सकता, तो हमें बहुत सारे खदशात जो आसम मजीद साहब कह रहे हैं बिल्कुल हैं। और उसके लिए हमने रेंजर्स को, बाकी इदारों को अलर्ट किया हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पेस्ट है वो थ्रू एयर करें, ताकि हम उसको किसी सूरत में क्रॉप एरिया की तरफ ना बढ़ने दें। आपने बड़ी डिटेल से हमने नाज़रीन इस पर बात की है, लेकिन एक इशू साथ साथ, क्योंकि हमने बात की थी कि कपास भी मुतासिर हो सकती है, मुख्तसर सा, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। दरअसल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, कपास के काश्तकार क्यों बददिल हो रहे हैं? मुख्तसर सा क्यों बददिल हो रहे हैं? अगर इंतहाई मुख्तसर जवाब लेना है, हाँ, तो जब किसी चीज़ में नफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो बददिली यकीनी है। सिंपल इज द मैटर, मनी मेक्स द मीर गो। जब कपास में नफ़ा ही नहीं रहेगा तो कौन करेगा? जब 18 स्प्रे होंगे, बीज बेकार होगा, जर्मिनेशन बेकार होगी, बीज में टेंडेंसी नहीं होगी अच्छा फ्रूट लेने की, बॉल साइज छोटा होगा, एवरेज नहीं आएगी, यील्ड नहीं आएगी, तो जिम्मेदार क्या करेगा? बस ये अब आप खुद फैसला करें। आज़म जी साहब, आप इसमें क्या इजाफा करते हैं? आप कपास का इस एरिए में इतनी तेज़ी से उसकी प्रोडक्शन या उसकी तरफ डिक्लाइन की तरफ जाना, कॉटन एरिया से, अब उसे हम कॉटन एरिया शायद पूरी तरह मुकम्मल नहीं कह सकते, ये मुकम्मल शायद कॉटन एरिया है अभी भी, आप समझते हैं? तो फिर ये क्या? मैं कहता हूँ कि कपास बड़ी ऑर्गेनाइज थी पाकिस्तान दुनिया में ना, अगर सबसे ज़्यादा अच्छी कॉटन थी ना तो पाकिस्तान अमेरिका से भी अच्छी थी। मतलब कि मैं कहता हूँ कि लेकिन वायरस ने सिस्टम क्रैप्स किया, वायरस के बाद हमारे काबू में आई नहीं। वायरस अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो फिर ये जो मतलब है कि उसकी वजह से हम आ गए अर्ली, वायरस की मैनेजमेंट हमने आ गए फरवरी मार्च में काटन लगानी शुरू की। फरवरी मार्च में आई तो फिर साइकिल हो गया 9 महीने का काटन का, 9 महीने का जो होता था तकरीबन, मतलब कि हम कहते हैं कि 120 to 160 डेज का, वो चला गया। फिर मतलब वो हार्वेस्टिंग की वजह से होती थी लेट पिकिंग की वजह से, वो मार्च तक खड़ी रहती थी। लेकिन जो हमारा मतलब ना उसका था सिस्टम जून में लगती थी और हम सितंबर एंड पे फारग हो जाते थे, मतलब हर चीज खाद बंद, स्प्रे बंद और सब कुछ खत्म, 1.5 महीने की बात थी। अब लगती है वायरस की वजह से आगे काटन फरवरी में, और फरवरी की वजह से जो शुरू हुई, अब भी जो है, अब भी काटन जो है ना हार्वेस्टिंग करती है वीट की, तो लोगों को कराई होती है कि हम अप्रैल में काश कर दें,
बिल्कुल सही। लेट नहीं लगती। अब जून में काश्त होती ही नहीं है, मेरे ख्याल में 10-20% होगी, सारी काटन लगती है मई में। अब विंडो फिर फ्रूटिंग है 25 दिन बाद, मतलब वायरस ने खत्म की, फिर हम नई टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए। बिल्कुल ठीक। सीड की टेक्नोलॉजी मतलब कि बिल्कुल हमने नहीं की दुनिया में। हम देखें ना, हम कहते हैं सबसे ऑर्गेनाइज काटन में ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल ठीक। कि छोटा 10 लाख एकड़ है, बड़े बड़े फार्मर हैं, 10,000 एकड़ 10,000 एकड़, मतलब एक भी टोटल गिनती के 1000 फार्मर या 2000 फार्मर होगा। वहाँ पर हम गए हैं 92 में, तो 15-20 स्प्रे थी, अमेरिकन सुंडी मरती नहीं थी। आज आज मतलब एक कि टोटल 2 से 3 स्प्रे हैं और 60 मन पैदावार है, और मतलब टेक्नोलॉजी आ गई। हम उसको लेके नहीं आए। ये पेस्ट मैनेजमेंट पेस्टिसाइड से नहीं होनी है, टेक्नोलॉजी से आनी है, सीड से आनी है तब्दीली। जब तक सीड नहीं होगा ना हमारे पास, मैं समझता हूँ कि 22 में जिस तरह अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, अब मतलब ये कि इनको चाहिए डिपार्टमेंट को कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सीड का सिस्टम बेहतर कर दें कि फौरी मिल जाए। वैरायटियाँ आ रही हैं 2 सालों में विदिन, मतलब एक वीड्स। मैं कल गया हूँ एक फार्मर पे, अमर शाह के पास, वो कहता है जी मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, उसने कहा मेरा वीड्स मसला है, मुझसे वीड्स मैनेज हो जाए मैं कुछ नहीं करता। बिल्कुल ठीक। अब राउंडअप रेडी आ जाएगी, ग्लाइफोसेट आ जाएगी, उसके बाद पिंक आ जाएगी, व्हाइट फ्लाई केले को मार लेंगे। लेकिन अब व्हाइट फ्लाई भी और पिंक भी, साथ वीड्स मैनेजमेंट भी, साथ मतलब एक लंबा टेन्योर जो है 4 महीने की स्प्रे का पीरियड जून में शुरू होते हैं और अक्टूबर पहले हफ्ते जाते हैं। ये पेस्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं होने, इस वजह से नहीं हो, इस वजह से कुछ नहीं। सर एक आखिरी कमेंट सर आपका, सब आप पे हम आपसे बिल्कुल कपास के ऊपर एक डेडिकेटेड हम आपसे वक्त लेंगे, लेकिन मुख्तसर जो खदशात हैं कि सीड क्वालिटी ना होने की वजह से और नई वैरायटीज़ नहीं आ रही हैं, तो उस वजह से काश्तकार को इनकम नहीं हो रही है और वो मुसलसल लॉस की वजह से इससे पीछे हट रहा है। इस वक्त भी शायद कोई डिक्लाइन है ज़ेर काश्त रकबे में कपास के, इस दफ़ा थोड़ा सा डिच आया। तो आप समझते हैं मुख्तसर एक जुमले में आप क्या कह सकते हैं कि क्या रीज़न है और आप क्या करने लगे? कपास अपने मुकाबले की फसलों के दरमियान दब गई है। मक्की, चावल और गन्ना बेहतर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मुनाफा की वजह से आगे निकल गया है। रियासत को कपास के में बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। सीड सेक्टर में मैसिव इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं टोटल वैल्यू चेन की बात करूंगा। कपास के मुकाबले की टेक्नोलॉजीज़ डबल प्रोडक्शन पे चली गई हैं। आज उनके एरिया की एक्सपेंशन देखें, 22 से 72 मन मक्की, मूंजी आपकी बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन, और गन्ना 550 से 750 पे चला गया है। बिल्कुल सही। काश्तकार को मुनाफा ज़्यादा दे रहा है, मिल वाले को चीनी ज़्यादा दे रहा है। सही। कपास टेक्नोलॉजी की वजह से बैठ गई, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने कॉटन को फेवर नहीं किया। हमारा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट शिफ्ट में बदल गया है। हमारी फरवरी मार्च की बारिशें मार्च अप्रैल में चली गई, हमारी जुलाई की बारिशें अगस्त सितंबर में चली गई, जो कपास को कतन फेवर नहीं करती। अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। जिम्मेदार शिफ्ट कर गया है, जिम्मेदार को शायद इतना नुकसान नहीं, कौम को नुकसान है। कौम को नुकसान। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिम मजीद साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जहांज़ीब अब्दुल्ला साहब आपका, आपको जी भुट्टो साहब के लिए कि इस टिड्डी दल के हवाले से कि इसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें महकमा शिकारियात को साथ रखना चाहिए। तिलियर जो है वो नेचुरल कंट्रोलर है इस टिड्डी का, इन्हें फ़ौरन शिकारियात में लाइसेंस कैंसिल करवाने चाहिए, और इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, तिलियर की अफजाइश नहीं करेंगे, ये टिड्डी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक अहम तजवीज़ जाते जाते जहांज़ीब अब्दुल्ला साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी है और डीजी साहब को दी है। तो बात करें कि इस वक्त जो बात हुई टिड्डी दल के हवाले से, हुकूमत अपनी पूरी एफर्ट कर रही है। जो काश्तकारों के या ज़राई माहिरीन कह रहे हैं, उनके जो मशवरे हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी सामने रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ख़तरा मौजूद है, उससे हुकूमत भी इनकार बहरहाल नहीं कर रही। जहाँ तक कपास की बात है, उस हवाले से एक अहम बात भुट्टो साहब ने की कि अगर काश्तकार को यकीनन दूसरी फसलों से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस वतन को, इस मुल्क को मुआशी तौर पे कॉटन में अदम दिलचस्पी अगर मुनाफा ना होने की वजह से बढ़ रही है, तो ये एक मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।